तो सेक्शन 2 में जो प्रोविजंस हैं उसमें सन, डॉटर और जो रिलेशन है सीनियर सिटीजन से उनको डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन कौन होता है, यानी वरिष्ठ नागरिक कौन होता है। अपने देश के कानून और संविधान के अनुसार जिस व्यक्ति ने 60 साल या 60 साल से अधिक की उम्र में अपना जीवन यापन कर रहे हों और वो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा की उम्र के साथ अपना जीवन यापन करते हुए यदि उनको परित्याग कर दिया गया हो, यदि उनकी संपत्ति को ग्रैब कर लिया गया हो, यदि उनको प्रताड़ित किया जा रहा हो, किसके द्वारा, उनकी संतान के द्वारा, उनके संतान के बच्चों के द्वारा, या उस व्यक्ति से संबंधित जो उनके लीगल हेयर्स हैं, जो उनके सक्सेसर्स हैं, उनके द्वारा, तो एक्ट के अंतर्गत वो अपने वेलफेयर के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए और अपने मेंटेनेंस के लिए प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। और इस एक्ट में जो ट्रिब्यूनल के प्रोविजंस दिए गए हैं, जो भी शिकायत है वरिष्ठ नागरिक के द्वारा, सबसे पहले वो एसडीएम, हर तहसील स्तर पे एक एसडीएम की नियुक्ति होती है, जो एसडीएम ट्रिब्यूनल के ऑफिसर के रूप में कंप्लेंट को प्रामा फेसाई विचारण करेंगे और विचारण करने के बाद उसमें अपना डिसीजन देंगे। उस डिसीजन में जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 7 में, उससे पहले सेक्शन 4 और 5 की बात भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि किस तरीके से कंप्लेंट को करना चाहिए। कंप्लेंट में कंप्लेनेंट कौन होगा, अपोजिट पार्टी कौन होगी, क्या क्या बेनिफिट सीनियर सिटीजन ले सकते हैं, ये सारी बातें एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसमें सेक्शन 4, 5, 7 में डिफाइन किया गया है। जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, बरेली से अविनाश हैं, सवाल पूछ लीजिए अपना। हाँ, तो मैं ये सवाल मेरा था, एक महिला है जो अपने 8वीं की स्कूल की रिजल्ट में वो जो है नाम, पते और फोटो पे जो है एक व्यक्ति की पुत्री है वो। जी अपनी बात पूरी करिए। और यही एक नाम, पते पे फैमिली कोर्ट में गवाही है वो पत्नी है उसी व्यक्ति की, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया सकती है? एक बार स्कूल में तो जो पुत्री है उसी व्यक्ति की और वहाँ शपथ पत्र पर पत्नी है उस व्यक्ति की। अविनाश जी, किसी भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष या उससे अलग कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें फैक्ट को कंसील किया गया हो, या अर्थात तथ्य को छिपाया गया हो या तथ्य को परिवर्तित किया गया हो और परिवर्तित करके उससे कोई लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया हो या लाभ प्राप्त किया गया हो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये कि आप कहीं पर भी जो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसमें एक व्यक्ति ने किसी पेपर को तैयार किया, उसमें नाम अपना अमुक लिखा, पता अमुक लिखा, और उसके बाद फिर वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में अगर वो तथ्य चेंज करते हैं या छिपाते हैं तो दोनों स्थितियों में कोर्ट से भी उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है और आपके स्तर से भी उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। तथ्यों को छिपाना या तथ्यों को परिवर्तित करते हुए लाभ लेना, ये सब आपराधिक कृत्य में आते हैं जिसपे उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो सकती है या कोर्ट स्वयं प्रोसिक्यूशन ले सकता है आपकी कंप्लेंट पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हो और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप धर्मेंद्र जी से पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हम बात कर रहे थे कि सीनियर सिटीजन को लाभ क्या कुछ मिलते हैं जी, इसको लेकर जो एक्ट के बारे में हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, उस एक्ट में वरिष्ठ नागरिकों अर्थात सीनियर सिटीजन को जो बेनिफिट मिलते हैं वो उनके सक्सेसर, उनके सन, उनके डॉटर या उनके बच्चों से, यदि किसी सीनियर सिटीजन को ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इनसे तवज्जो नहीं मिल रही है, हमें इनसे मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, हमें इनसे जो मुझे सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या इन्होंने मेरी संपत्ति को ग्रैब कर लिया है या गलत तरीके से उसको ट्रांसफ़र करा लिया है, इन सारे बिंदुओं पर सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिल सकता है। जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया, जो पहली कंप्लेंट है वो कंप्लेंट ऐसे पुत्र पुत्री या उनके बच्चों या उनके सक्सेसर के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में सबमिट हो सकती है। इसमें जो एक्ट में प्रोविजंस हैं उसमें किसी एडवोकेट की तरफ से पैरवी करने की आवश्यकता नहीं है। सीनियर सिटीजन स्वयं इसको प्रस्तुत कर सकते हैं या किसी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करा सकते हैं या किसी संस्था के द्वारा प्रस्तुत सकता है प्रार्थना पत्र। साथ ही साथ
इसमें एसडीएम सो मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है। इसके बाद यदि एसडीएम की कोर्ट से जो आदेश हुआ है उससे सीनियर सिटीजन एग्रीव्ड हैं या कोई भी पक्ष एग्रीव्ड है, तो इसका जो अपील ट्रिब्यूनल है वो डिस्ट्रिक्ट के डीएम कोर्ट में है। यानी डीएम महोदय के समक्ष सीनियर सिटीजन अपने वेलफेयर के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए सेक्शन 15 में अपील फाइल कर सकते हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट में, सेक्शन 23। सेक्शन 23 में जो प्रोविजंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 23 में यदि किसी सीनियर सिटीजन को ये लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पुत्र हैं, पुत्री हैं, मैं अपनी संपत्ति को इनको अपने जीवन काल में ही ट्रांसफ़र कर दूं, और ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उसके बाद ये पुत्र पुत्री, पुत्र वधू या बच्चों की तरफ से किसी भी तरह की नेग्लिजेंसी होती है या कंडीशन, जब भी ऐसा ट्रांसफ़र होगा तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कंडीशन मेंशन करनी चाहिए सीनियर सिटीजन को। ये सवाल पूछ लीजिए अपना। हेलो जी विजय जी, सवाल पूछिए। अरे सवाल पूछता है वकील साहब से मैडम। जी पूछिए वकील जी, आपको सुन बता रहे हैं। सकती है सवाल? मतलब मेरी बच्ची है, जी वो अमृतसर में गई है, तो उसको बच्चा है 9 महीने का, उसके घर वाले सता रहे हैं। हेलो विजय जी, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर लीजिए। हमारी बच्ची है। जी हेलो आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी करिए। हमारी बच्ची है, वो अमृतसर में लव मैरिज शादी की थी, जी तो 9 महीने का बच्चा है। उसके बाद यहाँ से वहाँ गई है, तो वहाँ वाले उसको अभी फिर भी सता रहे हैं, भगा रहे हैं। क्या किया जाए मैडम? देखिए, आपकी पुत्री को उसने लव मैरिज की हो या अरेंज मैरिज की हो, ये बात अलग है। पुत्री को यदि उसकी ससुराल में उसके पति और ससुराली जन द्वारा परेशान किया जा रहा है, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो पुत्री को अपने राइट को सिक्योर करने के लिए, अपने अधिकार को सिक्योर करने के लिए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि घर में उसके प्रताड़ना या मानसिक प्रताड़ना या सामाजिक प्रताड़ना, किसी भी तरह की कोई प्रताड़ना हो रही है, तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, घरेलू हिंसा अधिनियम में न्यायालय में परिवाद दाखिल करना चाहिए। और लड़की जहां रहती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी हैं, जहां पर लड़की रहती है, अगर वो अमृतसर में रहती है तो वहां भी ये केस फाइल कर सकती है, और यदि वो आपके पास महाराष्ट्र में आके रहती है तो महाराष्ट्र से ये केस फाइल कर सकती है। इसमें क्षेत्राधिकार का कोई विषय नहीं होता। जहां पर पुत्री रहती है, यानी आपकी पुत्री, जो लड़की पीड़िता है, वो जहां रहती है वहां से परिवाद दाखिल कर सकती है, और प्रताड़ना के एवज में अपने मेंटेनेंस की बात कर सकती हैं, अपनी सुविधाओं की बात कर सकती हैं, अपने बच्चे को, जो उनका 9 महीने का बच्चा है, उस बच्चे के वेलफेयर के लिए सारे राइट ले सकती हैं अपने हस्बैंड और उनके फैमिली के लोगों से। साथ ही साथ यदि कोई क्रूअल्टी है तो क्रूअल्टी होने पर क्रिमिनल केस उनके खिलाफ दर्ज कराया जा सकता है। क्रिमिनल केस में जैसी घटना की नवैयत हो, यानी नेचर हो, उस पर घटनाक्रम को देखते हुए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज होगी। यदि अमृतसर में आपकी पुत्री है तो वहीं जो संबंधित थाना है वहां पर एक प्रार्थना पत्र देंगे, और प्रार्थना पत्र में उन व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होकर कार्रवाई होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ अम्बाला से महेश जुड़ चुके हैं, सवाल पूछ लीजिए अपना। जी मैं वकील साहब से को नमस्ते बोलते हुए ये पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ना कुछ नशेड़ी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हमने पुलिस में भी कंप्लेंट की है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो मैं क्या कुछ अदालत में जाके कोई नोटिस दे सकता हूँ? देखिए, आपके घर के आसपास कोई भी न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकता है। किसी के द्वारा कोई भी पदार्थ लेना, खाना पीना, ये एक सेपरेट इशू है। लेकिन अगर उसके साथ वो गैदर होते हैं, एक साथ कई लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर नशेबाजी जैसा कोई स्टैंड करते हैं, तो निश्चित रूप से ये क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। ये एक सोशल क्राइम है। इसमें आप न्यायालय में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, कंप्लेंट केस के रूप में। साथ ही साथ आप अपने जिले के उच्च पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी को रिटेन में कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेंट दर्ज करने के साथ जो चीफ मिनिस्टर का कंप्लेंट का पोर्टल है, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उस पोर्टल का सारा डिटेल मिल जाएगा। आप उसमें भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। यदि डिस्ट्रिक्ट में एसपी
संबंधित थाने, सीओ या किसी भी लेवल पे आपकी हेल्प नहीं हो रही है, तो आप न्यायालय के समक्ष जाके एक परिवाद दाखिल कर सकते हैं और उन लोगों द्वारा जो भी एक्ट किया गया है, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि जनहित याचिका ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। कोई भी जनहित का अगर मामला है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप सिविल सूट फाइल करते हुए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ नोटिस जारी करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उन व्यक्तियों का नाम, पिताजी का नाम, पता और घटना के जो ऑकरेंस के प्लेस हैं, जो टाइम है, डेट है, उन सब की क्लियर आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट में सब यही लिखते हुए आप कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। आप कंप्लेंट दर्ज कराइए, आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी आपके मन में सवाल है वो आप धर्मेंद्र जी से पूछ सकते हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स को लेकर के, क्या कुछ उनके हक होते हैं, क्या कुछ कानून बनाए गए हैं और साथ ही साथ अगर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए। कई सारी बातें धर्मेंद्र जी ने बताई, अब जान लेते हैं और भी कई सारी इस चीज़ के बारे में बातें। जी, मैं दर्शकों को जिस तरीके से बता रहा था इस एक्ट के बारे में, सेक्शन 23 के बारे में मैं डिस्क्राइब कर रहा था। सेक्शन 23 में स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं कि यह सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी को अपने जीवन काल में यह समझते हुए कि ये मेरे बच्चे हैं और ट्रांसफ़र कर दिया है, तो एसडीएम कोर्ट को ये राइट है कि इस तरह के मामलों में सुनवाई करते हुए जो ट्रांसफ़र है उस ट्रांसफ़र को वाइड कर सकते हैं, यानी नल एंड वाइड, यानी उसको शून्य कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रांसफ़र को शून्य करने का जो सेक्शन 23 में प्रोविज़न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पूरे एक्ट में 32 सेक्शन है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, मुरादाबाद से शिव स्वरूप हैं, सवाल पूछ लीजिए। सर नमस्ते। नमस्कार। सर मेरी शादी 8/3/99 को हुई थी जी। उसके बाद में सर उसने महिला ने दूसरी शादी बिना तलाक लिए 7/5/2005 को कर ली। फिर मैंने इसके खिलाफ 494 का मुकदमा डाला, वो मुकदमा चल लिया था और फिर उसके बाद में 125 भी डाला उसने। उस शादी के आधार पर 125 उसका खारिज हो गया और जो मेरा सेक्शन 9 का था वो भी सर खारिज हो गया और उसके बाद जो है उसने रिवीजन डाला, रिवीजन यहाँ से खाली हो गया। फिर हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट से भी इसका रिवीजन खारिज हो गया। उस महिला ने दूसरी शादी करने के उपरांत से 494 चल गया, फिर तीसरी शादी कर ली, तो उसकी मैं वोटर लिस्ट ले आया हूँ और वो सर उसने उसके उपरांत उसने जो है अब मेरे खिलाफ तलाक का मुकदमा 13 में डाल रखा है और 494 लंबित है। तो ऐसी स्थिति में सर मुझको क्या करना चाहिए सर, सही सलाह दें सर। देखिए, सेक्शन 13B में जो केस आपके खिलाफ उन्होंने प्रस्तुत कर रखा है वो आफ्टर थॉट है, यानी उन्होंने बाद में प्रस्तुत किया है। पहले उनके जो 2 विवाह हैं, आपके बाद जो उन्होंने 2 विवाह किए हैं, वो दोनों विवाह शून्य होने चाहिए और वो शून्य है कानूनी दृष्टिकोण से। उन विवाह का कोई लीगल मतलब नहीं है, यानी कोई उनका वैधानिक औचित्य नहीं है। आपने जो सेक्शन 9 की पिटीशन के खिलाफ फाइल कर रखी है, वो सेक्शन 9 की पिटीशन में कोर्ट का डिसीजन मेरिट पे आपके फेवर में आना चाहिए यदि आप चाहेंगे। साथ ही साथ 13B में यदि आप सेक्शन 9 के ग्राउंड को देते हुए अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो 13B का केस भी उनका रिजेक्ट हो सकता है, यानी डिसमिस हो सकता है। और आपका जो 494 आईपीसी में केस है जिसमें आपने कहा कि आपने उनकी दूसरी शादी के प्रमाण इकट्ठा करके 494 की एफआईआर कराई, उसमें उनको सजा भी मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आप सेक्शन 13B में सेक्शन 9 के केस का हवाला देते हुए रिटन स्टेटमेंट फाइल करिए और जो आपका 494 का केस है उस केस को आप बल दीजिए जिससे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो बाद की 2 शादियां हैं उनके लिए एक डिक्लेरेशन सूट फाइल करते हैं, उनको शून्य आप कोर्ट से घोषित करा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ झारखंड से विकास जुड़ चुके हैं, सवाल पूछ लीजिए अपना। विकास जी सवाल पूछिए। हाँ सर, सवाल मेरा है। जी हेलो। आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। हेलो। विकास जी आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूरा करिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि एक जमीन है जी और जमीन है 677 नंबर और बिक रहा 677 और 678 तक 74 एकड़ बेचे दिखा रहा है, तो उसमें क्या किया जाए? आपका प्रश्न आप पुनः अगर स्पष्ट करें तो मैं आपका बेहतर जवाब दे पाऊंगा। आपकी यदि एग्रीकल्चर
लैंड में बाउंड्री वाल का कोई डिस्प्यूट है तो उसको क्लियर करिए प्लीज, फिर मैं आपको रिप्लाई दूं। विकास जी, आपको आवाज आ रही है? आप अपनी टीवी का वॉल्यूम पहले धीमा कर दीजिए। सर हाँ, बाउंड्री वाल है सर। देखिए, आपकी प्रॉपर्टी का जो चौहद्दी है, उस चौहद्दी का यदि कोई विवाद है और वो भूमि अगर एग्रीकल्चर है, यानी वो खेतिहर भूमि है और आप संक्रमणी भूमिधर है यानी एब्सोल्यूट ऑनर है आप, तो आप बाउंड्री वॉल के डिस्प्यूट को क्लियर करने के लिए एसडीएम के समक्ष प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। रेवेन्यू कोड के अंतर्गत एसडीएम को आप प्रार्थना पत्र देके अपनी बाउंड्री वॉल को दुरुस्त कराने का, यानी उसको ठीक कराने का, जो रेवेन्यू मैप है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसके अकॉर्डिंग बाउंड्री वॉल जो नक्शे में दी गई है वो दुरुस्तीकरण का आदेश, यानी उसको ठीक करने का आदेश एसडीएम दे सकते हैं और आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपकी बाउंड्री वॉल ठीक हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ बस्ती से राकेश जुड़ चुके हैं, सवाल पूछ लीजिए अपना। राकेश जी, सवाल पूछिए। हमारे साथ मथुरा से राजन जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। राजन जी, सवाल पूरा करिए। लगता है संपर्क टूट गया। आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप धर्मेंद्र जी से पूछ सकते हैं। और आप सभी से अपील है कि जब भी आप हमें कॉल करें, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर दीजिए। धर्मेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैंने एक्ट के बारे में सभी दर्शकों को डिस्क्राइब किया कि सीनियर सिटीजन को इन एक्ट के अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं उसमें कैसे बेनिफिट मिल सकता है। एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है, अगर कोई प्रताड़ित वरिष्ठ नागरिक है और जिससे वो प्रताड़ित है, उनको इसमें इस एक्ट में दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ होने के प्रोविजंस हैं। 6 माह तक की सजा और 5,000 रुपए तक के जुर्माना के प्रोविजंस हैं। तो अब कोई ये मत समझे कि हम किसी सीनियर सिटीजन को या अपने पेरेंट्स को परेशान करके किसी भी तरीके से बच जाएंगे। एक्ट बहुत ही स्ट्रांग है। एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन को सिक्योर करने के पूरे राइट है और हर सेक्शन में जो राइट डिस्क्राइब किए गए हैं उससे सीनियर सिटीजन का हित निहित है, उनका संरक्षण होता है। जी, तो सीनियर सिटीजन्स के हक के बारे में बात कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको कहां जाना चाहिए कंप्लेन करने के लिए, इसके बारे में भी हमने जाना। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं शिवानी आपके पास आऊँगी। आपसे मेरा ये सवाल है कि NCLT और NCALT में किस प्रकार के मामले की सुनवाई की जाती है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कुलदीप हैं दिल्ली से, सवाल पूछ लीजिए। कुलदीप जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, सवाल ये है जी, हमारे मकान का हमारे पास पेपर हमने आगे कर दिए हैं, रजिस्ट्री कर दी थी 2004 में जी। सवाल पूरा करिए। हाँ जी, हमारे मकान जो पेपर हमारे पास हैं, सब जी। कुछ हमारे पास था। हमने मकान किसी के दूसरे नाम थर्ड पार्टी में कर दिया नाम। जी, क्या जानना चाहते हैं कुलदीप जी आप? रजिस्ट्री का पता करना चाह रहे, लोन किसी और थर्ड पार्टी के पास चला गया। आपका प्रश्न क्या है? आपसे अनुरोध है अपने प्रश्न को स्पष्ट करिए। आप आपकी प्रॉपर्टी को आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया, यानी सेल डीड के माध्यम से आपने ट्रांसफर कर दिया। अब उसने तीसरे व्यक्ति के साथ क्या किया? क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है इसलिए जवाब दे पाना कठिन हो रहा है। कृपया कुलदीप जी, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा करिए पहले। आप हमसे फिर से संपर्क कर सकते हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके मन में अगर कोई सवाल तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी हमें कॉल करें, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हमको अच्छे से आ सके। शिवानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। NCLT में और NCLAT में क्या कुछ अंतर होता है और इनकी सुनवाई कहाँ पर की जाती है? बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था NCLT चलाने का? इसका उद्देश्य ये था कि हम जितने भी लॉ सूट्स हैं उनको अंडर वन रूफ कर सकें। क्योंकि पहले के टाइम पे जब भी कोई कंपनी के केसेस आते थे
तो हमारी सिविल कोर्ट और हमारी क्रिमिनल कोर्ट बहुत ओवरबर्डन हो जाती थी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम सीपीसी एंड सीआरपीसी केसेस, कंपनी के जो केसेस थे उनका भी बहुत ज़्यादा बर्डन होता था हमारी इन कोर्ट पे। इसीलिए एनसीएलटी और एनसीएलटी को जून 2016 में इसको एस्टेब्लिश किया गया ताकि सिविल कोर्ट का बर्डन कम किया जा सके। उसके बाद इसने किसको रिप्लेस करा, जितने भी हमारे कंपनी लॉ बोर्ड थे और जितने भी हमारे बाइकर थे उनको रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले शिवानी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से, अली हैं, सवाल पूछिए। जी, हमारी जो जमीन है उसकी जो है ना पैमाश नहीं हो पा रही है। हमने उसकी कई बार जो है ना वो लगा रखी है, मतलब एप्लीकेशन वगैरह भी, और जो है लेखपाल दूसरी पार्टी से मिला हुआ, तो वो जो है ना सजरे के अनुसार हमारी पैमाश नहीं कर पा रहा सही जी। देखिए, आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है अगर उसकी पैमाइश नहीं हो पा रही है तो आपको एक रिटर्न में एप्लीकेशन रेवेन्यू कोड के अंतर्गत तहसीलदार को देनी चाहिए। अगर तहसीलदार के आदेश पर भी लेखपाल इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आपको जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देने के अधिकार हैं। जो भी तहसीलदार या एसडीएम के ऑर्डर्स हैं उनमें यदि अपील या रिवीजन आपको करनी है, यानी आपके एप्लीकेशन का अगर डिस्पोजल हो गया है और आपको बेनिफिट नहीं मिला है, आप एग्रीव्ड है उससे, तो आप कमिश्नर के समक्ष अपनी ग्रीवांसेस के साथ अपील या रिवीजन में भी जा सकते हैं। अभी आपसे जो तहसीलदार के समक्ष आपने प्रार्थना पत्र दिया है या नहीं दिया है तो आप उसको रिटर्न में दीजिए, उसमें सारे कंटेंट्स लिखते हुए। यदि क्षेत्रीय लेखपाल आपके लैंड का मेजरमेंट नहीं कर रहा है तो तहसीलदार और एसडीएम को यह अधिकार है कि किसी दूसरे क्षेत्र के लेखपाल से आपकी लैंड का मेजरमेंट कराते हुए उनकी बाउंड्री वॉल का चिन्हांकन, यानी उनकी जो चौहद्दी है उसका चिन्हांकन करा के आपका जो परफेक्ट एरिया है एग्रीकल्चर लैंड का उसको डिमार्केट कर देंगे। आपको एसडीएम और डीएम के समक्ष जो प्रार्थना पत्र देना है उसमें आपको फैक्ट सारे लिखने हैं और लेखपाल के बारे में भी आपको लिखना है कि लेखपाल के द्वारा जब भी मैं अपनी कंप्लेंट देता हूं तो मुझे सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू लॉ उस लेखपाल को आपके लिए काम करना है। लेखपाल एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हायर अथॉरिटीज़ के ऑर्डर को मानते हुए रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग लैंड का मेजरमेंट करें, उसकी बाउंड्री वॉल जो भी है उसका चिन्हांकन करें, और यदि कोई पेपर में दुरुस्तीकरण की कार्रवाई होनी है तो पेपर में दुरुस्तीकरण की कार्रवाई को भी अंजाम दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ राम दर्शन जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। सर, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बोल रहा हूँ। जी, सबसे पहले तो नमस्कार मैम आपको और सर जी को जो हमारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। जी मैम, मैं बहुत समस्या में हूँ। मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ और मैंने एक प्लॉट लिया है अपनी सिटी के पास में। जी मैंने वो प्लॉट लिया तो उसके बगल में और प्लॉट हैं और जी। उनने अपना सीमांकन करवाया तो उस सीमांकन में मेरा आधा प्लॉट चला गया, ठीक है, आधा के हिस्से में चला गया और एक त्रिकोण टाइप का मेरा लैंड बचा हुआ है जितनी जगह है वो। तो मैम वो जगह मुझे फिर से दोबारा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मेरी रजिस्ट्री और मेरा नामांतरण हुआ है तो मेरा प्लॉट कहीं ना कहीं तो होगा, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, आपने जो बैनामा कराया है, आपने जो रजिस्ट्री कराई है, उस रजिस्ट्री में जो भी परचेज की हुई लैंड है उसका एरिया डिफाइन होगा, उसकी बाउंड्री वॉल डिफाइन होगी। बाउंड्री वॉल और एरिया के अकॉर्डिंग यदि आपको फिजिकल पोजीशन मौके पर नहीं मिल रहा है तो ये एक लीगल डिफॉल्ट है जो कि सेलर की है। सेलर को आपको मौके पर जो भी बैनामा होता है उस बैनामे में लिखा जाता है कि हमारा ये प्लॉट है जिसका एरिया ये है, जिसकी बाउंड्री वॉल ये है, हम इतने कंसिडरेशन अमाउंट में इन व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी परचेजर को सेल कर रहे हैं। तो जो सेल करने के बाद कंसिडरेशन अमाउंट देने के बाद आपको लैंड मिलनी चाहिए, वो यदि नहीं मिल रही है तो ये सेलर का डिफॉल्ट है। और हर सेल डीड में लिखा होता है यदि टाइटल में कोई डिफेक्ट आएगा, लैंड प्रॉपर नहीं मिलेगी या किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होएगा तो जो परचेजर है उस परचेजर को सेलर के खिलाफ प्रोसीडिंग करने के राइट होंगे। आप सिविल कोर्ट में मैंडेटरी इंजंक्शन का रिलीफ सीख करते हुए एक सिविल सूट फाइल करिए जिसमें कोर्ट से ये निवेदन करिए कि ये जो डिफेंडेंट यानी आपके सेलर हैं उनको कोर्ट ये निर्देशित करे कि आपको मौके पर पूरा एरिया जो आपके रजिस्ट्री में डिफाइन है उस एरिया को आपको फिजिकल पोजीशन प्रदान करें। अगर वो नहीं प्रदान करते हैं तो आपको कंपनसेशन लेने के भी राइट हैं, आप सिविल कोर्ट के माध्यम से उनसे कंपनसेशन भी ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, शंकर हैं उत्तराखंड से, सवाल पूछिए।
हाँ जी नमस्कार जी। ऐसा है कि मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ ना जी वहाँ पर जो पद खाली नहीं है तो क्या ट्रांसफर हो सकता है, ये लीगल है, ये जानकारी चाहिए थी। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं आपके ऑफिस में आपकी प्रॉब्लम जरा फिर से बताएं तो आपको हम सही सलाह दे पाएंगे। वहाँ पर पद खाली नहीं है, पद माना दूरी पद रिक्त नहीं है, उसके बाद भी स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्या ये सही? देखिए किसी भी विभाग में जो स्थानांतरण के नियम हैं स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके अनुसार जो पद की रिक्तता होती है उस रिक्तता के सापेक्ष ही स्थानांतरण की कार्रवाई होती है। यदि पद की रिक्तता नहीं है तो उसके सापेक्ष में स्थानांतरण की कार्रवाई उस जगह पर नहीं होनी चाहिए जहां पद की रिक्तता हो, वहीं ट्रांसफर होना चाहिए। और यदि आपको किसी डिपार्टमेंट में संबद्ध कर दिया गया है तो अलग विषय है, अन्यथा आपके समानांतर आपके समकक्ष पद पे यदि रिक्तता नहीं है तो आपका वहां पर स्थानांतरण नहीं हो सकता है। ये एक इलीगल एक्ट है जिसमें आपको डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज को रिटन में कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो आपको नियुक्त करने वाला अधिकारी है, वो आपके स्थानांतरण के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और सीधे अब आपको लखनऊ ले चलते हैं जहां पर कोरोना को लेकर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, आपको दिखाते हैं।